नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज, आबू रोड। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत भाग 2, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हमने अपने पिछले वीडियो में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत भाग 1 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया कि इस सिद्धांत का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन है वो एफ.बी. टेलर ने किया था। हालांकि सबसे पहले जो सुझाव है अब्राहम आर्टेलियस ने, उसके बाद फ्रांसीसी विद्वान बेकन ने, फिर उसके बाद ऑन्टेरियो स्नाइडर ने बात कही, लेकिन सिद्धांत के रूप में विकसित करने का श्रेय एफ.बी. टेलर को है। और वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो अधिक लोकप्रिय हुआ। वैगनर ने, जो एक जलवायुवेत्ता थे, उन्होंने वनस्पति और जीवाश्म वनस्पति को अपने अध्ययन का आधार बनाया और उसी के कारण से उनके समक्ष दो विकल्प थे और उन विकल्पों में या तो महाद्वीप स्थिर रहे हैं और जलवायु में परिवर्तन होता रहा है, दूसरा विकल्प था महाद्वीप विस्थापित होते हैं, प्रभावित होते हैं, जबकि जलवायु स्थिर होती है। उन्होंने दूसरे विकल्प में विश्वास किया तथा अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। वैगनर के अनुसार आज से 27 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल में पूरी पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया। यह पेंजिया चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ था। उस महासागर को वैगनर ने पैंथालासा नाम दिया। पेंजिया के मध्य भाग में एक टेथिस भूसन्नति थी, जलीय गर्त था। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इसी टेथिस सागर से हुई है। यह टेथिस सागर पेंजिया को दो भागों में बांटता था, उत्तरी भाग व दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग के लिए उन्होंने अंगारा लैंड या लॉरेशिया शब्द का उपयोग किया, जबकि दक्षिणी भाग के लिए उन्होंने गोंडवाना लैंड का उपयोग किया। अंगारा लैंड के अंदर वर्तमान विश्व के यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया को सम्मिलित किया, जबकि दक्षिण जो गोंडवाना लैंड है उसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को सम्मिलित किया। जैसा कि इस मानचित्र में भी देख रहे हैं हम कि पहले पूरा स्तरीय भाग एक पेंजिया था, उसके बाद पेंजिया दो भागों में था, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इस पेंजिया के दो भाग हुए, टेथिस सागर का निर्माण हुआ। जब इसका विभाजन हुआ तो इस तरह से जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन प्रारंभ हुआ। देन ये विभाजित होकर भूमध्य रेखा की ओर गति हुई थी और पश्चिम की ओर गति हुई थी। भूमध्य रेखा की ओर गति जो हुई थी, पहले भी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, भूमध्य रेखा की ओर गति दो बलों के कारण से हुई थी, गुरुत्वाकर्षण बल और प्लावनशीलता बल। जबकि पश्चिम की ओर गति जो हुई थी वो चंद्रमा की ज्वारीय बल के कारण से। इस तरह ये तो इसका विभाजन होता गया और वर्तमान विश्व का स्वरूप प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम बात करें वैगनर के सिद्धांत के पक्ष में प्रमाणों के बारे में बात करें तो जैसे एविडेंस दिए हुए हैं, कॉन्टिनेंटल एजेस फिट लाइक पजल की पीसेज की तरह हम महाद्वीपों के किनारों को जोड़कर पेंजिया का रूप दे सकते हैं। सेम फॉसिल्स मतलब समान जो जीवाश्म हैं वो अलग अलग महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो ये प्रमाणित होता है कि कभी ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। जलवायु कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स, जब हिमानीकरण के जो अवशेष हैं वो कई महाद्वीपों में एक साथ पाए जाते हैं, तो इसका ये प्रमाणित होता है कि वो महाद्वीप आपस में कभी जुड़े हुए थे। रॉक स्ट्रक्चर में जो चट्टानी संरचना है, तो कई महाद्वीपों की जो चट्टानी संरचना है या जो क्या कहते हैं पर्वत हैं, उनमें जो उसकी चट्टानी संरचना है उसमें समानता पाई जाती है। उन्हीं आधारों पे हम वैगनर ने ये अनुमान लगाया था कि सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। अब हम सिद्धांत के पक्ष में विभिन्न प्रमाणों का एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें भौगोलिक प्रमाणों के बारे में, ज्योग्राफिकल एविडेंसेस के बारे में। तो महाद्वीपों की चित्रखंड व्यवस्था अर्थात अंध महासागर के दोनों तटों, पश्चिमी यूरोप महाद्वीप व उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप तथा पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप व पूर्वी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पुनः आपस में जोड़ा जा सकता है। तो मतलब भौगोलिक प्रमाणों में यह है कि दोनों के तटों में समानता है और उनको दोनों को अगर हम जोड़कर वापस पेंजिया का रूप दे सकते हैं। वैज्ञानिक ने बताया कि
जिस तरह किसी चित्र या वस्तु के दो टुकड़े करके उन्हें पुनः मिलाया जा सकता है, जिसे हम जिक्सा फिट के नाम से भी जानते हैं, उसी तरह महाद्वीपों को भी पुनः जोड़ा जा सकता है। वैज्ञानिक के अनुसार जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये जो महाद्वीप हैं ये आपस में जुड़े हुए थे और ये इनको इस तरह से इन भागों से ये अलग हुए हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का ये तट काफ़ी समानता लगता है, जिससे लगता है कि ये यहाँ से निकला है। एशिया का ये वाला भाग अफ्रीका से अलग हुआ है। ऐसे ही ये भाग आपस में जुड़े हुए थे और वर्तमान महाद्वीपों को पुनः जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें हम भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाण, जियोलॉजिकल एविडेंस। वैगनर ने अपने सिद्धांत में अनेक भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किए। जैसे पहला है खनिजों की समानता। मिनरल्स में जो समानता पाई जाती है, जैसे ब्राज़ील व नाइजीरिया के खनिज, विशेषता हीरा में समानता पाई जाती है, क्योंकि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी देश है जबकि अफ्रीका में नाइजीरिया है। नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में, और दोनों के जो हीरो में हीरो की जो चट्टान है जहाँ पाई, उनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। अतः प्रमाणित होने की होता है कि आपस में ये भाग जुड़े हुए थे। नंबर 2 है प्राचीन पर्वतों की व्यवस्था। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के केप प्रांत के वलित पर्वत तथा अर्जेंटीना के सियर डी ट्रांडिल के पर्वत में पूर्णतः समानता पाई जाती है। देखिए, अफ्रीका का जो केप प्रांत है और दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना है उसके जो सियर डी टांडिल जो पर्वत है, दोनों की चट्टानी संरचना में लगभग समानता पाई जाती है। अतः ये प्रमाणित होता है कि दोनों भाग आपस में जुड़े हुए थे। दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में ब्राज़ीलाइड्स पर्वत पूर्णतः साम्यता रखते हैं। तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की जो चट्टानी संरचना है वो लगभग पर्वतों की समान है, तो इससे भी ये प्रमाणित होता है। सी है हर्शियन व कैलिडोनियन पर्वत क्रम में समानता पाया जाना। अंध महासागर के जो दोनों तट हैं, एक तरफ तो उत्तरी अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप है, और दोनों के तट में जो हर्शियन और कैलिडोनियन काल की जो पर्वत हैं उनमें समानता बिल्कुल पाई जाती है। चट्टानी संरचना में काफ़ी समानता पाई जाती है। अतः कह सकते हैं कि ये भाग आपस में जुड़े थे। अंध महासागर के दोनों तट परस्पर एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। अतः अंध महासागर के दोनों तट हैं, चाहे वो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका हो या यूरोप और उत्तरी अमेरिका हो, ये कालांतर में उस टाइम जुड़े हुए थे और ये बाद में जब पेंजिया का विभाजन हुआ उसके कारण से अलग हुए हैं। तो वैगनर ने भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाणों के माध्यम से अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने का प्रयास किया। हम इस मैप में भी देख सकते हैं कि देखिए नॉर्थ अमेरिका और इसके अंदर जो है उन्होंने अपने इस डायग्राम के अंदर कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो हैं ब्लू कलर से दिखा रखी हैं और येलो कलर से मैचिंग एंशिएंट रॉक एसेंबल। तो जो ये रॉक्स हैं, ये देखिए दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में ये समानता पाई जा रही है कि इस पूरे क्षेत्र में एक है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के चट्टानी संरचना में भी समानता है। इस प्रकार उन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट हम बात करें भूगणितीय या भूमापन संबंधी प्रमाण, जियोडेसी एविडेंसेस। पहला है इसमें ग्रीनलैंड व स्कॉटलैंड के बीच दूरी वर्णना। ग्रीनलैंड निरंतर पश्चिम की ओर 4.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से खिसक रहा है। अभी वर्तमान खोजों से ये मालूम पड़ा है कि जो ग्रीनलैंड है 4.5 सेंटीमीटर पश्चिम की ओर खिसक रहा है प्रति वर्ष। अतः स्कॉटलैंड और ग्रीनलैंड में दूरी बढ़ती जा रही है। अतः ये प्रमाणित होता है कि महाद्वीप विस्थापित होते हैं, प्रवाहित होते हैं और उनकी इस थ्योरी को बल मिलता है। नंबर 2 है सागर तली प्रसरण। सागर तली प्रसरण जो सिद्धांत है 1960 में हेरी हेस ने सर्वप्रथम दिया था और उन्होंने बताया था कि मध्य महासागरीय कटक के साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा निकलता है और कटक के साथ दोनों तरफ फैल जाता है, जिससे एक नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है और सागर तली का प्रसरण होता है। तो हेस के अनुसार अंध महासागर सागर तली प्रसरण के कारण से लगातार चौड़ा होता जा रहा है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया के देश प्रशांत महासागर की दृष्टि से पास आते जा रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया और बाद के जो सिद्धांत है सागर तली प्रसरण सिद्धांत, उसने भी वैगनर के सिद्धांत को बल दिया। इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो मध्य महासागरीय जो कटक है, जो एस आकृति में अंध महासागर में फैली हुई है, इस कटक के साथ जो मैग्मा है धरातल के बाहर आता है और दोनों तरफ इस कटक के
इस साइड, दोनों साइड ही सागर तली का प्रसरण होता है और इस प्रकार जो है अटलांटिक महासागर है वो चौड़ा होता जा रहा है। नेक्स्ट बात हम करें प्राचीन जलवायु संबंधी प्रमाण, एंशियंट क्लाइमेट रिलेटेड एविडेंस। उसमें हम बात करें सबसे पहले शीत कटिबंध में कोयले के जवाब। अंटार्कटिका महाद्वीप में कोयले की परतें पाई जाती हैं, अर्थात यह क्षेत्र किसी समय उष्ण व आर्द्र जलवायु की सघन वनस्पति का क्षेत्र रहा था। अंटार्कटिका महाद्वीप में कोयले की परत पाया जाना अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि वहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती हैं। कोयला उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ सघन वनस्पति पाई जाती है और वो बाद में कालांतर में दबने के कारण से परतदार चट्टानों के रूप में कोयला हमें प्राप्त होता है। अगर अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर कोयले की जमाव पाए जाते हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ कभी घने वन रहे थे, अर्थात यह क्षेत्र कभी उष्ण व आर्द्र जलवायु का क्षेत्र रहा है। अतः प्रमाणित होता है कि महाद्वीप विस्थापित होकर अन्यत्र चले गए। नेक्स्ट है मरुस्थलों में हिमावरण के चिन्ह, अर्थात जो मरुस्थल है एक हर जो भी लैंडफॉर्म होता है उसकी एक चिन्ह होते हैं, भूआकृतिक लक्षण होते हैं। लेकिन अगर मरुस्थल के अंदर वो चिन्ह मिले जो हिम क्षेत्रों में मिलते हैं तो निश्चित रूप से ये ऐसा सोचने में मजबूर होता है कि आदमी ये मरुस्थल में कभी हिमकाल रहा होगा, अर्थात ये भूभाग कभी न कभी शीत युग में भाग रहे होंगे। सहारा, ऑस्ट्रेलिया, आटाकामा मरुस्थल में हिमावरण के चिन्ह मिलते हैं। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया में हिमावरण के चिन्ह मिलते हैं। तो ये प्रमाणित होता है कि ये भाग कभी हिम क्षेत्रों की, मतलब ये जब इन क्षेत्रों के अंदर गोंडवाना लैंड के अंदर प्लेस्टोसीन हिमयुग आया तो ये कभी ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट बात करें ध्रुवों की स्थिति में बदलाव। दक्षिणी ध्रुव सिल्यूरियन युग में 14 डिग्री उत्तरी और 124 डिग्री पश्चिम पर था और कार्बोनिफेरस युग में 16 डिग्री उत्तर और 147 डिग्री पश्चिम में, तथा टर्सरी युग में 51 डिग्री उत्तरी और 153 डिग्री पश्चिम में, तथा वर्तमान युग में यह 70 डिग्री उत्तर व 165 डिग्री पश्चिम में है। तो ध्रुवों की स्थिति में जैसा इसमें बताया दक्षिण ध्रुव की स्थिति लगातार बदल रही है, तो जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, उनकी स्थिति में भी लगातार बदलाव ये प्रमाणित करता है कि महाद्वीपों ने अपना महाद्वीप प्रवाहित होते हैं और उन्होंने अपनी स्थिति बदलते हैं। जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया हुआ है कि जो पोल है, जैसे इसके अंदर जो ये चित्र है इसके अंदर दिखाया है कि नॉर्थ पोल अलग अलग काल में उसकी पोजीशन अलग थी। 1904 में कहीं उसकी पोजीशन को दिखाया गया है, 1948 में, 1984 में, 1994 में, 2001 में, 2007 में लगातार उत्तरी ध्रुव मूव करता रहा है, उसकी स्थिति बदलती रही है। ऐसे ही अगर हम दक्षिणी ध्रुव को देखें तो इसके अंदर 1903 में, 1909 में, 1912 में, 1931 में, 1952 में, 1962 में, 2000 में इस दक्षिण ध्रुव में भी अपनी स्थिति बदली है। तो अतः ये इस बात को बल मिलता है कि महाद्वीप प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम पुराजीवावशेषी प्रमाण, फॉसिल्स एविडेंसेस। इसमें सबसे पहले हम बात करें ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के अवशेष। ये शीत जलवायु की वनस्पति है, मतलब ठंडे इलाकों में ये वनस्पति पाई जाती है जो मरुस्थलों में मिलती है। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के अवशेष प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि सभी स्थलीय भाग आपस में जुड़े हुए थे तथा प्रवाह के कारण सागर द्वारा अलग कर दिए गए। तो ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के गोंडवाना लैंड के इन सभी महाद्वीपों के अंदर इसका जवाब पाया जाता है, तो इसका ये प्रमाणित होता है कि ये भाग आपस में जुड़े हुए थे। जीवाश्म संबंधी प्रमाण, मार्सुपिल प्रजाति का जीव कंगारू तीनों दक्षिणी महाद्वीपों अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, जो प्रमाणित करता है कि तीनों महाद्वीप आपस में जुड़े हैं। तो मार्सुपिल प्रजाति का जो जीव है, जो कंगारू है, कंगारू हम जानते हैं वर्तमान में ओनली ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी महाद्वीप में नहीं पाया जाता है। लेकिन ये कंगारू जो मार्सुपिल प्रजाति है, इसके अवशेष अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत में भी देखने को मिले हैं। तो ये प्रमाणित होता है कि जब ये भाग आपस में जुड़े हुए थे, जब गोंडवाना लैंड था, तो ये जीव जो है एक जगह से दूसरे स्थलीय भागों में गमन करते थे, परंतु वर्तमान में मात्र इनके लिए जो है आदर्श दशा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अतः ये प्रमाणित होता है कि ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। जीवों के व्यवहार संबंधी प्रमाण, स्कैंडिनेविया जिसके अंदर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, डेनमार्क ये देश सम्मिलित हैं, इसको सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेविया देश कहलाते हैं।
इसके उत्तरी भाग में एक लेमिंग नाम का जीव पाया जाता है, जो अपने प्रजनन काल में जब उनकी संख्या बढ़ती है तो वो पश्चिम की ओर गति करता है, और पश्चिम में आगे जब जाता है तो आगे स्थल नहीं होने के कारण से सागर में समाधिस्थ हो जाता है, मतलब एक तरह से सुसाइड वो कर लेता है समुद्र में मतलब गिर के। इससे प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब समस्त स्थल भाग आपस में जुड़े हुए थे तो जीव पश्चिम की ओर जाया करते थे। मतलब लेमिंग जो जीव है उसने अपना व्यवहार नहीं बदला। पहले वहाँ स्थलीय भाग था तो प्रजनन काल के अंदर जो लेमिंग है जीव वो पश्चिम की ओर गति करता था। वो आज भी यही समझता है कि पश्चिम की ओर स्थलीय भाग है, और वो ऐसा मान के जब पश्चिम की ओर गति करता है, लेकिन बीच में अंधमहासागर आ जाने के कारण से वो जलमग्न हो जाता है, जल में समाधि ले लेता है। तो लेमिंग का ये व्यवहार भी ये प्रमाणित करता है कि महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जैसा कि इस मैप में भी दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है कि जो फॉसिल्स हैं वो जैसे साउथ अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में मिल रहा है, कुछ अफ्रीका और इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत और अंटार्कटिका मिल रहे हैं। तो ये सारे भाग वो में ये फॉसिल्स का एक साथ पाए जाना, जैसे अभी हमने बात की थी मारुसिपियल जाति के जो है कंगारू जीव है, जो वर्तमान में ओनली ऑस्ट्रेलिया में मिलता है लेकिन उनके अवशेष अफ्रीका तक मिल रहे हैं। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जब ये अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जब सब भाग एक थे, मतलब गोंडवाना लैंड के रूप में थे, तब ये सारे अवशेष एक ही उसके अंदर थे। लेकिन जब विभाजित हो गए तो ये अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन ये बात को प्रमाणित करते हैं कि ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की आलोचना। तो हमने अभी पक्ष में प्रमाणों के बारे में बात करी, और हमने देखा कि वैगनर ने अपने सिद्धांत के बारे में बात की। वैगनर के सिद्धांत की आलोचना अनेक कारकों के आधार पर की जाती है। सबसे पहली बात कि जो वैगनर थे वो एक जलवायु वेत्ता थे, और वो जैसे जैसे सिद्धांत में वर्णन करने लगे तो वो भूगर्भ के अंदर या भौगोलिक विवेचन के अंदर उलझ गए। उनकी कुछ भूल रही, उनमें है प्रवाह बल अपर्याप्त होना। प्रवाह बल अपर्याप्त होना, उन्होंने जो प्रवाह बल बताए कि भाई दो दिशाओं में उन्होंने गति की बात की थी, पश्चिम की ओर प्रवाह और भूमध्य रेखीय प्रवाह। सबसे पहले उन्होंने बात की थी कि पश्चिमी प्रवाह के लिए उन्होंने जो बल उत्तरदायी बताया था वो ज्वारीय बल, चंद्रमा का ज्वारीय बल बताया था। अगर वो कहते हैं कि ज्वारीय बल इतना अधिक था, इतना प्रबल था कि महाद्वीप टूट कर पश्चिम की ओर गति कर गए, तो ज्वारीय रगड़ के कारण से पृथ्वी को घूर्णन कर देना बंद कर देना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में भी पृथ्वी घूर्णन कर रही है। अतः उन्होंने जो बल बताया उस पर शंका उत्पन्न होती है कि ज्वारीय बल इतना अधिक था। अगर ज्वारीय बल इतना अधिक था तो पृथ्वी को घूर्णन कर देना बंद करना चाहिए था, जो हुआ नहीं। दूसरी बात उन्होंने की थी भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह की। तो उन्होंने दो बलों के बारे में बात की थी, गुरुत्वाकर्षण बल और प्लावनशीलता बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल था तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक था तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से महाद्वीप जुड़ते, ना कि वो विखंडित होते। अतः जो विद्वान हैं उन्होंने उनके जो प्रवाह संबंधी बल की जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो विचारधारा है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए। सिद्धांत में विरोधाभास निहित है। देखिए, वैगनर ने अपने सिद्धांत के प्रारंभ में कहा था कि जो सियाल है सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रही है, लेकिन जब महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जो पर्वत हैं उनके निर्माण के बारे में जब उन्होंने बताया तो उसका कारण उन्होंने ये बताया कि सियाल पर सीमा द्वारा अचानक से रुकावट आने के कारण से महाद्वीपों के पश्चिमी तट के समानांतर पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे हम बात कर सकते हैं रॉकीज और एंडीज के संदर्भ में जो है इनके बारे में बात हुई, तो महाद्वीपों के मध्य भाग की बात तो समझ में आ गई कि विषुवत रेखीय जो भूमध्य रेखीय जो गति है उनके कारण से मलबा जो था वो वलित होकर पर्वतों का निर्माण हो गया। लेकिन पश्चिमी तट पर जो रॉकी और एंडी पर्वतमाला है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो महाद्वीपों के पश्चिमी तट के संदर्भ में ही वैगनर ने कहा था कि सियाल पर सीमा द्वारा रुकावट आने के कारण ये रॉकी और एंडी पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। अतः उनके सिद्धांत में परस्पर विरोधाभास है। एक बार तो उन्होंने कहा कि सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है, और बाद में इस समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने कहा कि सियाल पर सीमा द्वारा रुकावट आई। अतः विद्वान इस आधार पर भी इनकी आलोचना करते हैं। महाद्वीपों का संयोजन जिग्सॉ फिट गलत है।
जैसा कि वैगनर ने प्रमाण जुटाने का प्रयास किया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को पूर्ण रूप से सुरक्षित किया करने का प्रयास किया, और इस तरह, लेकिन अगर उसे कई लोगों ने कहा है कि इनको जोड़ा नहीं जा सकता, महाद्वीपों के जोड़ के बीच में 15 डिग्री का अंतर रह जाता है। यह पूर्ण संयोजन तभी हो सकती है जब स्थलीय भागों में कुछ परिवर्तन किए जाए। इस प्रकार अंध महासागर के दोनों तटों की भूगर्भिक संरचना प्रत्येक स्थान पर पूर्ण रूप से मेल भी नहीं खाती है। अतः लोगों ने उन्हें उनकी जो जिग्सा फिट की जो संकल्पना थी उसे भी खारिज कर दिया। नेक्स्ट है महाद्वीपों की प्रवाह तिथि व दिशा। वैगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में बताया कि पेंजिया महाद्वीप का विभजन कार्बोनिफेरस युग में हुआ, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह विभजन उससे पहले या बाद में क्यों नहीं हुआ। साथ ही ऐसा कौन सा बल था जो कार्बोनिफेरस युग से पहले इन महाद्वीपों को एक साथ बनाए रखेगा। साथ ही वैगनर ने प्रवाह की जो दिशा बताई उसकी भी कटु आलोचना हुई। वैगनर के अनुसार प्रवाह 2 दिशा में हुआ, भूमध्य रेखीय और पश्चिमी दिशा की, जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप का प्रवाह सुदूर दक्षिण में हुआ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रवाह सुदूर पूर्व दिशा में हुआ। अतः विद्वानों ने इनकी प्रवाह की तिथि दिशा के बारे में भी शंका उत्पन्न की। अतः हम ये कह सकते हैं वैगनर का सिद्धांत कि अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी वो एक ज्योति समान था, जिसने कालांतर में प्लेट विवर्तन की जैसी संकल्पना की आधारशिला रखी। तो वैगनर का जो ये प्रयास है अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है भूगोल की दृष्टि से, और इसने भूगोल को आगे का पथ प्रदर्शित किया। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।